हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम लोग KVS TGT WE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे जो कि 2017 का था। और हम लोग इसमें ऑलरेडी अपना पहला एपिसोड कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड एपिसोड रहने वाला है। 2018 का भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है TGT WE का, तो आप देख सकते हो। बट यहाँ पे हम लोग 2017 का करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 16th क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। हम लोग ऑलरेडी 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है। द स्टेबिलिटी फैक्टर एस फॉर कॉमन इमिटर सर्किट इज गिवन बाय। तो स्टेबिलिटी फैक्टर पूछा है और उसमें कंडीशंस दी गई हैं। ट्रीटिंग बेस करंट कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमको IB को कांस्टेंट मान के चलना है, राइट। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो पहली बात तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है। स्टेबिलिटी फैक्टर सिंपली हमारा होता है चेंज इन कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू द लीकेज करंट ICBO, या फिर इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। अब कलेक्टर करंट में किस तरीके से चेंज आ सकता है, कोई भी अगर ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर करंट हमारा यहाँ पे बीटा IB होता है। बीटा IB प्लस यहाँ पे 1 प्लस बीटा ICBO रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो या तो बीटा में चेंज हो या फिर ICBO में चेंज होकर हो सकता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि पर 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो 2 टाइम्स हो जाता है। अभी प्रीवियस ईयर में कराया था। अब यहाँ पे हमको स्टेबिलिटी फैक्टर चाहिए। देखिए ज़्यादा डीप में जाने का मतलब कि आप लोग वीडियो पसंद नहीं करते हो और चले जाते हो, बोर हो जाता है। तो क्या करें, मजबूरी है, कम में ही बताना पड़ रहा है, नहीं तो और भी एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हमको ये चाहिए तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग IC के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जैसे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल IC डिवाइडेड बाई डेल IC, पार्शियली हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा डेल IB डिवाइडेड बाई डेल IC प्लस 1 प्लस बीटा एंड यहाँ पे डेल ICBO डिवाइडेड बाई डेल IC। अब हमको यही चीज़ चाहिए, यही हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर है, कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो जब आप इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा डेल IC डिवाइडेड बाई डेल ICBO। देखिए इसको हमने उल्टा कर दिया और इसको हम इस साइड ले आएंगे, ये डेल IC बाई डेल IC 1 हो जाएगा, राइट। तो जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा ये 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये 1 है यहाँ पे, ये इधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा हमारा माइनस बीटा और ये डेल IB डिवाइडेड बाई डेल IC। और हमने ऑलरेडी देखा यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि जो हमारा बेस करंट है वो कांस्टेंट होगा, तो इस वजह से इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी और हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा केवल 1 प्लस बीटा। तो जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस बीटा। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द AC लोड लाइन ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट। AC लोड लाइन ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट के बारे में पूछा, वो क्या होता है। तो यहाँ पे हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक बार कैरेक्टरिस्टिक, राइट, ट्रांजिस्टर का। किसके किसके यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस पे ले लेते हैं IC। यहाँ पे अगर हम लोग ले लें VCE, राइट, VCE, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे होता है, राइट, यहाँ पे ऐसे, ये सिंपली, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांजिस्टर में, तो एक बार बस सर्किट आप लोग देख लो जिससे कि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे ऐसे है, ये RC हो गया हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे ये VCC, और इसमें करंट IC अगर फ्लो हो रही है, राइट। तो यहाँ पे बताइए VCE कितना आएगा, राइट। तो VCE जो होगा वो आ जाएगा हमारा सिंपली VCC माइनस ICRC, यहाँ पे इज इक्वल्स टू VCE हो जाएगा, VCE। अब यहाँ से यदि हम IC निकाल दें, IC, क्योंकि हमको IC पे ड्रॉ करना है, तो IC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/RC, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, IC हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। IC इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा VCC डिवाइडेड बाई RC, और यहाँ पे ये हो जाएगा VCE, राइट, VCE बाई RC। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर इस वाले एक्सिस पे IC अगर हमारा ये 0 हो जाता है तो सिंपली जो VCE है वो VCC के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे जो VCE है वो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं VCC है, और वहीं यदि हमारा ये VCE वाला जो एक्सिस है उसमें VCE 0 हो जाए तो हमारा जो IC है वो किसके बराबर हो जाएगा,
VCC/RC के। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कोई VCC/RC है, राइट। तो अब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये हमारा क्या होता है, लोड लाइन। यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि अच्छे से नहीं बना है, लेकिन ये जो लोड लाइन है वो एक्टिव रीजन में होना चाहिए, ठीक है, कहीं इधर कहीं होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सिंपली ये देखना है कि एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे हमको क्या करना है, AC लोड लाइन को देखना है। तो AC कुछ ऐसा होता है यहाँ पे, ये जो Q पॉइंट है आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसे और ऐसे, राइट। तो इस Q पॉइंट से AC सिग्नल कुछ ऐसे यहाँ पे उसका इनपुट होता है, तो ये यहाँ तक मीन्स इस पे कट कर रहा है और यहाँ पे ये इस पे कट कर रहा है। तो आप देखोगे कि ये इससे थोड़ा सा क्या होता है, स्टीपर होता है, राइट, स्टीपर होता है और इतने से इतने के बीच में वेरी करता रहता है, जो AC लोड लाइन होता है, राइट। तो AC लोड लाइन को आप देख सकते हो कि ये क्या होता है, थोड़ा इससे स्टीपर होता है, मतलब थोड़ा सा फैला हुआ होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इज स्टीपर दैन इट्स DC लोड लाइन। DC लोड लाइन ये रहा आपका और AC लोड लाइन ये वाला आपका, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा सा अभी मतलब इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं बट आपको वो पसंद नहीं आएगा और आप भाग जाओगे, राइट। तो चलिए 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। Small signal operation of a transistor is that in which signal excursion are। यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है, स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन, दैट मीन्स जो हम AC सिग्नल देते हैं, राइट, AC सिग्नल। तो पूछ रहा है कि ट्रांजिस्टर में इज़ दैट इन विच सिग्नल एक्सकर्जन इज़, तो वो कितना होता है। जो अभी हमने आपको कराया वहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ से कुछ यहाँ पे ऐसे वेरी कर रहा है, तो ये लगभग आपका कितना होता है, 5%, ठीक है, 5% अराउंड Q पॉइंट। ये जो था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Q पॉइंट बोलते हैं यहाँ पे। तो इसके लगभग अराउंड 5% अप एंड डाउन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल ट्रांजिस्टर द रिवर्स पैरामीटर H0 और नॉट R। तो देखिए अगर आप BJT पढ़ते हो तो वहाँ पे BJT एट अ 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ोगे, एज अ 2 पोर्ट नेटवर्क। तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि उसकी सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगी, राइट। यहाँ पे देखिए मैं पूरा तो यहाँ पे नहीं बता सकता बट जितना हो सकता है यहाँ पे GM VBE हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे ये आउटपुट रेजिस्टेंस और यहाँ से हमारा आउटपुट VB कितना क्या हो जाएगा, C। और ये हमारा क्या है, सॉरी ये बेस है और ये इमीटर है और ये कलेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा, VCE, राइट, VCE हो जाएगा, V नहीं होगा। तो यही हमारा आउटपुट है, एक तरह से कह सकते हैं प्लस माइनस, और ये हमारा इनपुट है, यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो VBE हो जाएगा, राइट। और ये होता है R पाई और ये R0 होता है। तो यहाँ पे जो हमारा बनता है 2 पोर्ट नेटवर्क में 4 पैरामीटर टोटल बनते हैं, जिसमें से हमारा HI एक होता है HR, HF और HO, राइट। जिसमें से हमको क्या चाहिए, ये चीज़ HR, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, HO। HR का मतलब कि रिवर्स वोल्टेज गेन और HO का मतलब होता है कि आउटपुट, यहाँ पे इम्पीडेंस नहीं होता है, ये एडमिटेंस होता है, ठीक है, क्योंकि ये महो में होता है, महो में ऐसे। तो यही दोनों हमको चाहिए। तो अगर आप देखोगे आइडियली, तो आइडियली ये तो 0 होता है, HR हमारा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि आप H12 भी फाइंड करते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं H12 को ही HR। तो वो क्या होता है हमारा सिंपली V1/V2, कब, जब I1 हमारा क्या हो, 0 हो। तो I1 0 का मतलब कि ये हमारा अगर 0 हो जाए, तो ये 0 अगर हो जाए तो यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बनेगा, राइट। कोई अगर वोल्टेज नहीं बनेगा तो अब V1/V2 कर दो, ठीक है। यहाँ पे V1/V2 व्हेन I1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये V1 ही 0 हो गया हमारा, क्योंकि यही हमारा VBE क्या है, 0 है। तो अगर ये 0 हो जाता है तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इसका तो आंसर हो गया कि ये 0 हो जाएगा। अब H0 की बारी है, H0 मतलब आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट पे यहाँ पे H22 भी इसको बोलते हैं। अब H22 जो होता है वो हमारा होता है I2/V2। अगर इसको आप पूरा देखोगे S पैरामीटर को, तब वहाँ पे I1 इज इक्वल्स टू 0 होता है, राइट। तो अब I1 अगर हमारा 0 है और यहाँ पे I2/V2 की यदि हम बात करें, राइट, तो ये हमारा हो जाता है, जो R0 दिख रहा है 1/R0, इसको सॉल्व करोगे तब। और ये जो R0 होता है काफ़ी, इसका जो रेजिस्टेंस होता है आइडियली इनफाइनाइट होता है, काफ़ी बड़ा होता है प्रैक्टिकली, बट आइडियली अब देखोगे तो ये R0 जो है इनफाइनाइट होता है। तो इस वजह से 1/इनफाइनाइट ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो H0 और HR हैं आइडियली 0 हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी चीज़ें हम जब थ्योरी करेंगे अच्छे से तब देखेंगे, राइट। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन विच कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर लेस देन हाफ साइकिल ऑफ एन AC सिग्नल इज कॉल्ड। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। देखिए फिर से एक बार, ट्रांजिस्टर आपका
क्लास जो भी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एम्पलीफायर हैं वो फिर से एक बार पूछ दिया। काफ़ी क्वेश्चंस इस पे बने हुए हैं, तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्लास ए एम्पलीफायर की, तो ये क्या होता है, जो इसका कंडक्शन एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। मीन्स यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है कि द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन विच कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर लेस देन हाफ साइकिल ऑफ एन एसी सिग्नल। तो कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर यहाँ पे 360 डिग्री मीन्स यहाँ पे फुल साइकिल के लिए वो क्लास ए होता है, और फॉर हाफ साइकिल क्लास बी होता है, और लेस देन हाफ साइकिल वो क्लास सी एम्पलीफायर होता है। और अगर हम बोलें कि 180 टू 360 डिग्री के बीच में है तो उसको क्लास ए बी एम्पलीफायर बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बोला है लेस देन हाफ साइकिल, इट मीन्स कि यहाँ पे ये हो जाएगा क्लास सी एम्पलीफायर, जैसा कि यहाँ पे है लेस देन 180 डिग्री, राइट। अगर मैं बता दूँ आपको तो यहाँ पे जैसे कि ये हमारा साइकिल है, एक साइकिल, इसमें यहाँ तक हमारा है पाई या फिर 180 डिग्री, और यहाँ पे है 2 पाई 360 डिग्री। तो फॉर हाफ साइकिल मैंने आपको बताया कि कितना है 180 डिग्री के लिए क्लास बी, और 360 डिग्री के लिए मीन्स फॉर फुल साइकिल क्लास ए, और क्लास सी फॉर लेस देन 180 डिग्री। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछता है जेई के। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, द कंडक्शन एंगल ऑफ क्लास ए बी एम्पलीफायर लाइज बिटवीन। अगेन सेम क्वेश्चन है, कंडक्शन एंगल ऑफ क्लास ए बी एम्पलीफायर। अभी मैंने आपको बताया कि ए बी जो होता है वो 180 और 360 के बीच में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन था। यहाँ पे जो 180 डिग्री 180 टू 360 डिग्री है वो क्लास ए बी एम्पलीफायर के लिए है कंडक्शन एंगल, राइट। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे 22nd क्वेश्चन है आपका, द थ्योरेटिकल लिमिट फॉर द एफिशिएंसी ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर्स इज। तो अगेन यहाँ पे हमको थ्योरेटिकल लिमिट पूछा है फॉर द एफिशिएंसी ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर, तो वो होता है क्लास बी के लिए 78.5%, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे फिर से वही डाटा शेयर करूँ तो क्लास बी एम्पलीफायर की जो मैक्सिमम रेंज होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी, वो 78.5% होती है। इसी तरह से क्लास ए का 50% और क्लास ए बी दोनों के बीच में आ जाएगा, राइट, 50 टू 78.5। और क्लास सी की बात करेंगे तो वो लेस देन आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। सो ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसको एक बार ध्यान दें इस पर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 23rd नंबर का, द नंबर ऑफ एम्पलीफिकेशन स्टेजेस ऑफ अ रेडियो रिसीवर इज़। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्पलीफिकेशन स्टेजेस पूछा है, वो भी रेडियो रिसीवर्स की। तो यहाँ पे देखिए जो रेडियो रिसीवर्स होता है वो यहाँ पे एंटीना से जो भी ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स होती हैं उनको रिसीव करता है, बट यहाँ पे एक आरएफ एम्पलीफायर लगा हुआ होता है, राइट। आरएफ एम्पलीफायर मीन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। वो क्या करता है, देखिए यहाँ पे द रिसीविंग एंटीना रिसीव्स द रेडियो वेव्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस, राइट। द डिजायर्ड रेडियो वेव इज सेलेक्टेड बाय द रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर यहाँ पे, राइट। उसके बाद द ट्यून आरएफ एम्पलीफायर एम्पलीफाइज this selected radio waves. The amplified radio wave is fed into the detector circuit which consists of a PN diode. यहाँ पे चला जाता है। उसके बाद the circuit extract the audio signal from the radio waves. यहाँ से वो क्या करता है, ऑडियो सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करता है। अब वहाँ पे एक यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, मीन्स ये क्या करता है, उसको अप डाउन करके हमको लाउड स्पीकर के पास दे देता है। तो एक तरीके से हमने यहाँ पे दो जगह पे एम्पलीफायर यूज़ किया। तो क्वेश्चन में जो हमारा पूछा गया था कि द नंबर ऑफ एम्पलीफिकेशन स्टेजेस ऑफ अ रेडियो रिसीवर इज, तो दो जगह हमने यूज़ किया, इसलिए 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द नॉइज़ फैक्टर ऑफ एन आइडियल एम्पलीफायर इज़। तो देखिए नॉइज़ फैक्टर जो होता है वो क्या होना चाहिए, आइडियल एम्पलीफायर का बिल्कुल कम होना चाहिए, एकदम 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा 0 dB। देखिए जो आइडियल एम्पलीफायर है इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए। जैसे कि इसका इनपुट इम्पीडेंस पूछ देता है, आउटपुट इम्पीडेंस पूछ देता है, राइट। तो इनपुट जो इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, इसका जैसे इनफाइनाइट होता है, आउटपुट इम्पीडेंस 0 होता है। नॉइज़ फैक्टर क्या होता है, 0 dB होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पर, आप एक बार ज़रूर देखें। 25th नंबर का जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कपलिंग इज़ यूज्ड इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर टू एम्पलीफाई डीसी सिग्नल्स। तो देखिए यहाँ पे टोटल 3 तरह के क्या है हमारे यहाँ पे मेथड हैं, ठीक है, कपलिंग मेथड, जिसमें से एक है आरसी कपलिंग, एक है ट्रांसफार्मर कपलिंग और एक है डायरेक्ट कपलिंग। तो अगर हम बात करें जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के लिए कौन सा हम लोग यहाँ पे कपलिंग यूज़ करते हैं, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपली हम लोग डायरेक्ट कपलिंग यूज़ करते हैं, राइट। डायरेक्ट कपलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टेज को हम लोग डायरेक्ट, ठीक है, एक स्टेज को हम लोग डायरेक्ट दूसरे स्टेज के इनपुट से, जैसे यहाँ पे इसका ये आउटपुट है और फर्स्ट स्टेज का,
और सेकेंड स्टेज यहाँ पे है। तो ये सेकेंड स्टेज का क्या है, यहाँ पे इनपुट है, तो इनपुट से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, राइट। तो ये हमारा बोला जाता है डायरेक्ट कपलिंग। तो मल्टी स्टेजेज में हम लोग यही करते हैं, कई सारे जो स्टेजेज में होते हैं उसमें हम लोग डायरेक्ट कपलिंग का यूज़ करते हैं, कोई बीच में हमारा आइसोलेटर नहीं होता है। वहीं अदरवाइज़ हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग के लिए जैसे ट्रांसफार्मर कपलिंग का यूज़ करते हैं, राइट। इसमें जैसे हम लोग एक आइसोलेटर यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे हमारा क्या होता है, वाइंडिंग होता है। मैं आगे अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, राइट, अगले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन एन एम्पलीफायर द मैक्सिमम गेन इज़ 500 एंड अकर्स एट 1 किलोहर्ट्ज़, इट फॉल्स to 353.5 at 5 किलोहर्ट्ज़ एंड 25 हर्ट्ज़, द बैंडविड्थ इज़। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे सब कुछ दे ही दिया है कि हमारा पूछ रहा है यहाँ पे बैंडविड्थ कितना है। लेट अस सपोज दैट दिस इज़ आवर सिग्नल, यहाँ पे गेन कितना है 500, यहाँ पे 500 गेन है हमारा, राइट। 500 अकर्स एट 1 किलोहर्ट्ज़, यहाँ पे 1 किलोहर्ट्ज़ है, 1 किलोहर्ट्ज़। इट फॉल्स टू 353.5 एट 5 किलो हर्ट्ज़ एंड 25 हर्ट्ज़, मीन्स यहाँ पे कितना है 25 और यहाँ पे कितना है, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये 3 dB डाउन होता है यहाँ पे जो कट ऑफ होता है इसका। तो यहाँ पे ये 25 है और यहाँ पे ये कितना है 5 किलो हर्ट्ज़, राइट, 5 किलो हर्ट्ज़। द बैंडविड्थ इज़, तो बैंडविड्थ पूछा है सिंपली क्या होता है, अपर माइनस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इन द पॉजिटिव हाफ, सॉरी पॉजिटिव साइकिल हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 25 और 5 को यदि हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा 20, राइट, 20 किलोहर्ट्ज़। तो 20 किलोहर्ट्ज़ इसका बैंडविड्थ हो जाएगा रेंज। लेकिन यहाँ पे तो सिंपली हमको दे दिया है कि कहाँ से कहाँ तक है, तो कितना हो जाएगा 25 से 5 किलोहर्ट्ज़, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, केवल बैंडविड्थ की रेंज हमको बतानी थी। तो अपर कट ऑफ माइनस लोअर कट ऑफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला, विच टाइप ऑफ कपलिंग इज़ मेनली यूज्ड फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। तो देखिए जो हमने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराया था वहाँ पे डायरेक्ट कपलिंग यूज हुई थी मल्टी स्टेजेस एम्पलीफायर के लिए। यहाँ पे अगर हमको इम्पीडेंस मैचिंग कराना है तो कौन सी कपलिंग करेंगे, तो ट्रांसफार्मर कपलिंग यहाँ पे करते हैं। बेसिकली इम्पीडेंस मैचिंग कैसे कराते हैं हम लोग, देखिए जैसे ये ट्रांसफार्मर है आपका, राइट, और यहाँ पे वाइंडिंग्स हैं या आइसोलेट हैं थ्रू दिस मैग्नेट, राइट। अब यहाँ पे हमको लेट अस सपोज कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्पीकर लगा दिया है, स्पीकर लगा दिया और यहाँ का हमको रेजिस्टेंस चाहिए वेरी कराना है, जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कम है तो कम, अधिक है तो अधिक। और यहाँ पे कुछ हमारा इम्पीडेंस है, तो आपको पता है कि हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ के इक्विवेलेंट इम्पीडेंस पता कर सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जितना चाहिए उस हिसाब से। हम यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स को कम या अधिक कर दें तो ये वेरी करके यहाँ पे उतना आ जाएगा। जैसे क्या होता है R1/R2, या जैसे सपोज करिए हमें R2 चाहिए इधर का, या Z2 इम्पीडेंस, राइट। तो Z2 जो होता है वो क्या होता है, जिधर साइड ट्रांसफ़र करते हैं वो ऊपर होता है, तो ये N2 है और ये N1 है, तो N2/N1 इसका स्क्वायर, और इधर जो है हमारा यहाँ पे जो हमारा Z1 है वो Z1, तो इससे हमारा Z2 मिल जाता है इक्विवेलेंट। तो हमको जितना भी चाहिए इस टर्न को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम अधिक करके यहाँ के इम्पीडेंस को कम या अधिक कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं इम्पीडेंस मैचिंग। तो वो किसके थ्रू होता है, ट्रांसफार्मर कपलिंग के थ्रू। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर का, लोअर एंड अपर फ्रिक्वेंसीज आर आल्सो कॉल्ड। तो वही क्वेश्चन फिर से, लोअर एंड अपर फ्रिक्वेंसीज जो होते हैं हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी यहाँ पे हैं, तो यहीं तक का हम लोग देखते हैं, राइट। तो यहाँ से ये जो मैक्सिमम गेन होता है, यहाँ से ये जो लोअर और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है, इसको हम लोग 3 dB डाउन फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, या फिर -3 dB, राइट, 3 dB फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हियरिंग इज़। हियरिंग, ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हियरिंग इज़, तो ये सिंपली हमारा जो ऑडियो की रेंज होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़, उसी की बात कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो लॉगरिदमिक फंक्शन, राइट है, लॉगरिदमिक फंक्शन का इसमें हम लोग यूज़ करते हैं ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हियरिंग के लिए। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 30th क्वेश्चन, एन एम्पलीफायर हैज़ एन ओपन लूप गेन ऑफ 200 एंड फीडबैक ऑफ 0.1 इफ द ओपन लूप गेन चेंजेस बाय 10% ड्यू टू टेम्परेचर, द चेंज इन द क्लोज्ड लूप गेन इज़। तो देखिए आप लोग को इसके लिए फार्मूला रटना नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन, आप सिंपली ऐसे कर दो। यहाँ पे देखिए पहली बात तो फीडबैक नहीं बोला है कि कौन सा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक ही मानना पड़ता है। तो ये हो जाएगा A/1 + β A, और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो कितना आ जाएगा, A की वैल्यू कितनी है 200, राइट, 200 डिवाइडेड बाई 1, और फीडबैक है 0.1, अगेन 200, तो ये हमारा सिंपली आ जाएगा 9.52,
ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख लेना। अब यहाँ बोल रहा है कि इफ़ द ओपन लूप गेन इज चेंज्ड बाई 10%, यही ओपन लूप गेन है, तो कितना कर दें हम लोग चेंज, 10% का चेंज कर दें। तो आप सपोज करो कि 10% कम कर रहे हो, राइट। तो 10% का चेंज मतलब कि 20 का 10% कितना हो जाएगा 20, और चेंज कर देते हैं तो ये 180 हो जाएगा। 180 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 और यहाँ पे इंटू 180, राइट। तो अब हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे क्लोज लूप गेन जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4736। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि इनके बीच में कितना का चेंज आया, तो ये हो जाएगा सिंपली 9.52 से कितने का चेंज आया है 9.473, राइट। जब इसको आप 9.52 के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये नियर अबाउट 5 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 5% के लगभग 0.005 यहाँ पे 5 समथिंग 2 करके आ रहा था। तो इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.5% के करीब आ जाएगा, राइट। जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5% के करीब आ जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पे कुछ समझ में आया होगा। देखिए, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछा करो, क्योंकि हो सकता है गलतियाँ कई जगह पर हुई हों, तो उसको करेक्ट करना ज़रूरी है। तो आप ज़रूर पूछा करो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इन क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।